ठीक है बेटा, शिवर्णा लिखिए, सब लोग टॉपिक डालो, एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। एडिशन भैया, हाँ वो जो कल वाला बताया था न्यूमेरिकल, हाँ, वो एक बार फिर से दिखा दीजिए। क्या इंडेक्शन बताया? तो ये क्वेश्चन था यूनिट ऑफ वेक्टर को ए करके। अच्छा, वो यूनिट वेक्टर वाला तरीका, ठीक है, अभी आगे बता देते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, भैया ध्यान देना और समझने की कोशिश करना। जैसे मान लीजिए, जल्दी आओ तुम लोग एकदम एंड टाइम पे आते हो जब शुरू करते हैं, आओ बैठो। जैसे मान लीजिए बेटा, आप लोग को एक वेक्टर दिया हुआ है, ये वेक्टर ए, सही है, और इस अब ये जो वेक्टर है इसका ये हो गया हेड, और ये क्या कहलाता है? टेल, हेड टेल। अब एक दूसरा वेक्टर बना रहे हैं ऐसे, इस वेक्टर को कहेंगे वेक्टर बी, सही। अब अगर एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड से मिल रहा है, सही है, तो पहले तो इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है ये थीटा। एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो गया? ये थीटा, सही है। फिलहाल हमें एंगल से मतलब नहीं है, हम समझा क्या है, ये होगा रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर्स, ये होगा इनका क्या? रिजल्टेंट। समझ लेना बात को। अगर इन दोनों वेक्टर्स को आपने एक ही दिशा में, एक ही डायरेक्शन में लिया है, ऐसे ऐसे, तो तीसरा वाला जो आप लोग लीजिएगा वो इनके ऑपोजिट डायरेक्शन में लीजिएगा, ऐसे 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 ना लाइएगा, ऐसे लाइएगा। तो अगर इस वेक्टर का हेड इस वेक्टर के टेल से मिल रहा है, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आएगा वो बाकी दोनों वेक्टर्स को जोड़ के आएगा। इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन वेक्टर एडिशन। कौन सा एडिशन? वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन का मतलब वो बेटा, वेक्टर एडिशन हर चैप्टर में काम आता है। एक बात समझ लेना, ये समझ आ गया, जो टॉपिक पढ़ाएंगे तो कई चैप्टर्स में काम आ जाएगा, ठीक है। वेक्टर एडिशन एंगल डिपेंडेंट होता है, ये नहीं कि ये 2 है, ये 3 है तो ये 5 आ जाएगा। वेक्टर एडिशन किस पे डिपेंड करता है? इस थीटा एंगल पे, एंगल बिटवीन ए एंड बी पे डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है वो अगला टॉपिक है, वो बाद में बताएंगे, पहले ये समझ आ गया, ठीक है। अच्छा, मान लो ऐसे बनाओ, ये है ए, ये है बी, सही है, ये है सी, ये है डी, तो बताओ ये क्या होगा? आर, ठीक है। देखो ये क्या है? ए। ए को बी से जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सी बनेगा। सी का हेड डी के टेल से मिल रहा है, इसका मतलब सी और डी को जोड़ोगे तो क्या बनेगा? आर बनेगा। बोलो, बात समझ आई? ए और बी को जोड़ा सी बना, सी और डी को जोड़ा क्या बना? आर बना। अब इसका मतलब ये हो गया कि आर जो होगा, सी की जगह क्या लिखोगे? ए प्लस बी प्लस डी, तो आर आ गया ए प्लस बी प्लस डी। बोलो, बात समझ आई? मतलब अगर हम इस सी को यहां से हटा भी दें, मतलब हम ये कह रहे हैं, सताक्षी तो देखिए बेटा, अगर हम एक वेक्टर ए बनाएं, एक वेक्टर बी बनाएं, एक वेक्टर सी बनाएं, तो इन तीनों का रिजल्टेंट अगर ये आर है, तो आर विल बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस, बस हेड टेल हेड टेल हेड टेल मिलना चाहिए, और जो रिजल्टेंट बनना चाहिए वो अपोजिट डायरेक्शन में बनना चाहिए। बोलो, आ गया समझ में? वेक्टर ये लिख लिया। अब देखो, इसी में अगर हम लोग क्या करें, देखिएगा, इसी में बेटा अगर मान लो कि एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है ये ऐसे, अब इसका भी हेड मिल रहा है,
तो इस वेक्टर को अगर इस डायरेक्शन में था तो हम प्लस भी कह रहे थे, इस डायरेक्शन में है तो हम वेक्टर को क्या कह देंगे, बस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से साइन चेंज हो गया। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो इन दोनों को जोड़ के ही आएगा, r will be equal to वेक्टर a प्लस माइनस b, पर वो हो माइनस जाएगा, मतलब वेक्टर ऐड करते एडिशन ही है, हमेशा होगा वेक्टर एडिशन ही, पर वो माइनस कब होगा जब डायरेक्शन चेंज हो तब देखा जाएगा, बस उसी के नीचे लिख लो, करते हमेशा ऐड ही है, ठीक है। फिर इसके बाद टॉपिक रहेगा एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसी पे न्यूमेरिकल्स लिखते हैं, एनालिटिकल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, ये हटा दें। मतलब देखो वेक्टर एडिशन का मतलब एडिशन नहीं है, मैथमेटिकल एडिशन नहीं है, समझ लेना मेरी बात। वेक्टर एडिशन इज डायरेक्शन डिपेंडेंट। अगर हम वेक्टर एडिशन भविष्य में शताक्षी कभी भी बोले, सुनिए बेटा क्या कह रहे हैं, अगर हम वेक्टर एडिशन बोले तो हम ये नहीं कह रहे कि उसे ऐड कर दो, हम उसे कह रहे हैं कि डायरेक्शन डिपेंडेंट रिजल्टेंट निकालो। जैसे दो वेक्टर्स हैं, उनका डायरेक्शन सेम है, ऑपोजिट है, या ऐसे है या ऐसे, कोई भी डायरेक्शन हो, रिजल्टेंट निकालने को कहते हैं वेक्टर एडिशन। ऐड करने को वेक्टर एडिशन नहीं कहते, रिजल्टेंट निकालने को कहते हैं वेक्टर एडिशन। तो वो एनालिटिकल मेथड में आता है, और इस एनालिटिकल मेथड में भी दो मेथड हम लोग को पढ़ने हैं वेक्टर एडिशन के, दोनों एक जैसे हैं। पहला लिखो इसमें ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन बहुत सिंपल सा है, देखिएगा। जैसे मान लीजिए एक ट्राइएंगल की दो साइड्स अगर वेक्टर की तरह बिहेव कर रही हैं, एक ट्राइएंगल की दो साइड्स अगर वेक्टर की तरह बिहेव कर रही हैं, तो ट्राइएंगल की जो तीसरी साइड होगी टेकन इन ऑपोजिट डायरेक्शन विल बी देयर रिजल्टेंट। ये तो अभी बताया ही मैंने, क्या बोला, ट्राइएंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है अगर एक ट्राइएंगल की दो साइड्स taken in same direction act as vector quantities, then their resultant will be the side of third side of triangle but taken in opposite order, opposite direction। समझ गए मेरी बात? अब इन दोनों के बीच का एंगल क्या है, थीटा। यहां से हम एक परपेंडिकुलर मार देते हैं ताकि डेरिवेशन कर सके। ध्यान देना बात, इसको कह दिया O x डी, ऐसे क्या कहते हैं, वाई। सही, कोई भी पॉइंट कह दो, आपसे उसको कोई मतलब नहीं है। अब ध्यान देना, ये पहले हम आप लोगों को पूरा समझा देते हैं, फिर हम डेफिनेशन इसकी लिखवा देंगे। डेफिनेशन जब लिखवा दे तो डायग्राम बनाना, डायग्राम के बाद एक कहानी लिखवाएंगे, उसके बाद डेरिवेशन करेंगे। मतलब है कुछ मतलब, सिर्फ देखो बोर्ड पे, इन ट्राइएंगल ओ डी वाई, देखा, ओ डी वाई इज राइट एंगल्ड एट डी, ठीक है। ओ वाई का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी का स्क्वायर प्लस वाई डी का स्क्वायर। ओ वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या ओ डी को आप लोग ओ एक्स प्लस एक्स डी लिख सकते हो, का होल स्क्वायर प्लस वाई डी स्क्वायर। ओ वाई स्क्वायर a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस वाई डी स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया सबको? पक्का? सारी वैल्यूज पुट कर दे रही है जो जो हमको पता है। ओ वाई किसके बराबर है? आर स्क्वायर। देखो ये मैग्नीट्यूड है, आर क्या है यहाँ पे, तो हम इसके ऊपर वेक्टर नहीं लगा रहे हैं। ओ एक्स, ओ से लेके एक्स कितना है? ए स्क्वायर, एक्स बी स्क्वायर पता नहीं है, प्लस 2 ओ एक्स क्या है? ए, एक्स डी पता नहीं है और वाई डी पता नहीं है। अभी इनको निकालते हैं, सही है? इसको रख लो साइड में। अब देखो सब लोग एक सिंपल सी चीज पहले साइड में बता देते हैं। इन ट्रायंगल एक्स डी वाई देखना, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज एक्स बी अपॉन एक्स वाई, ये तो होगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू एक्स बी और एक्स वाई किसके बराबर है? b की। तो एक्स बी की वैल्यू क्या आ गई अपने पास? b cos थीटा। बात समझ आ गई? एक्स बी की वैल्यू आ गई b cos थीटा। इसी तरीके से sin थीटा लगा लो। अगेन sin थीटा यहां से क्या होगा? वाई डी अपॉन एक्स वाई, सही कह रहे हैं? तो sin थीटा विल बी वाई डी अपॉन एक्स वाई को क्या लिखोगे? b। तो वाई डी की वैल्यू किसके बराबर आ गई? b sin थीटा। बोलो बात समझ में आ गई? अब इस यहाँ पे वैल्यूज को पुट करेंगे हम, ठीक है? रख दे यहाँ पे सारी वैल्यूज, सिंपल सी चीज है, जगह नहीं पर अपने पास। पहले तुम लोग एक काम करो, अब डेफिनेशन लिखो ताकि जगह बने। देखो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन की डेफिनेशन लिखो। बोले इफ टू वेक्टर्स are represented in magnitude and direction, if two vectors are represented in magnitude and direction by two sides of triangle, in magnitude and direction by two sides of triangle taken in same order, by two sides of triangle taken in same order, comma, then their resultant is represented by, then their resultant is represented by, then their resultant is represented by third side of triangle, and the resultant is represented by third side of triangle taken in opposite order, taken in opposite order। समझ गए सब लोग? अब इसके बाद क्या करो, ये डायग्राम बनाओगे। डायग्राम बनाने, सुनो कान से, डायग्राम बनाने के तुरंत बाद 5-6 लाइन छोड़ के फिर ये लिखना, सही है? समझ गए? अब ये जो बेटा वैल्यू आई है एक्स डी की और वाई डी की, इसको उठा के कहां पे रखोगे? फर्स्ट पुट एक्स डी एंड वाई डी इन इक्वेशन 1। तो डायग्राम हटा दें, डायग्राम सबका बन गया? ठीक है। एक्स डी वाई डी को उठा के फर्स्ट इक्वेशन में रखेंगे। देखो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर। भैया एक्स डी की जगह क्या लिखने वाले हो? बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2a। एक्स डी की जगह क्या लिखा? बी कॉस थीटा, और वाई डी की जगह क्या लिखा? बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। समझ गए? तो आर स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों से क्या कॉमन आ जाएगा?
अंदर क्या बचेगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा जो कि 1। तो आर स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो आर रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो थीटा पे डिपेंड करेगा आर, दोनों वेक्टर्स के ए और बी मैग्नीट्यूड पे और उनके बीच के एंगल पे डिपेंड करेगा रिजल्ट। दोनों बात समझ में आ गई, सबको समझ में आ गया। देखो तो आर निकालने के बाद अब हम लोग tan थीटा निकालेंगे। वो जो ट्रायंगल था, क्या ट्रायंगल था जहां थीटा बना था, इन ट्रायंगल एक्स डी वाई, उस ट्रायंगल में tan थीटा की वैल्यू क्या है, वाई डी बाई एक्स डी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सही है। tan थीटा विल बी वाई डी, नहीं वहां पे हमने थीटा लिया था ना। अच्छा ठीक है, नहीं गलत है, वो तो आसानी से आ जाएगा, ये नहीं निकालना है। यहाँ पे जब ट्रायंगल बनाया था तो ये यहाँ पे एक एंगल होगा अल्फा, रिजल्टेंट के साथ ए जो एंगल बना रहा है ये अल्फा बना करते हैं। tan थीटा निकालना तो कोई बड़ी बात है नहीं, परपेंडिकुलर बाई बेस तो करना था ये वाला। अब डायग्राम एक बार फिर से पूरा बना दे रहे हैं। ये थीटा था, ये नहीं निकाला, ये अल्फा निकल रहा है। सही है। अब देखो जरा सब लोग ध्यान दो, क्या ये b था तो ये हमने बताया था b cos थीटा आएगा, ये क्या आया था b sin थीटा लिखवाया है ना, देखो वहां पे। तो बताओ tan अल्फा का क्या फॉर्मूला मिलेगा, tan अल्फा विल बी परपेंडिकुलर b sin थीटा अपॉन यहां से यहां तक पूरा बेस होगा a प्लस b cos थीटा। ये tan अल्फा का फॉर्मूला हो गया, where alpha is the angle which the resultant makes with the horizontal। समझ गए मेरी बात, परपेंडिकुलर अपॉन ये पूरा बेस। साक्षी नहीं समझ में आ गया बेटा, लिखो बेटा केस 1। ये जो दो फॉर्मूले बताए हैं, एक बताया है r इक्वल्स अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और एक tan अल्फा का मतलब रिजल्टेंट जो एंगल बना रहा है b sin थीटा अपॉन a प्लस b। इन दोनों फॉर्मूलों पे बेस्ड अब हम लोग केस 1 सीखेंगे, केस 1। सही है। और ये सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटीज के लिए काम करेगा, स्केलर के लिए नहीं। स्केलर का तो डायरेक्शन डिपेंडेंसी से मतलब ही नहीं है ना। देखो भैया सब लोग, जैसे मान लीजिए कि भैया एक वेक्टर है a, वो इस डायरेक्शन में, और एक वेक्टर शुक्रिया, और एक वेक्टर है b जो कि इसी डायरेक्शन में है। दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। cos 0 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो फॉर्मूला जो r का बनेगा वो बनेगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस दैट इज a प्लस बी का अंडर रूट, रिजल्टेंट क्या आ जाएगा। तो दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में हैं तो उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अगर आपको पता करना है तो सिंपली उन्हें जोड़ो, उनके मैग्नीट्यूड्स को जोड़ो। नहीं समझ पाएंगे बात एग्जाम। और अगर ये रिजल्टेंट कितना एंगल बना रहा है, थीटा की जगह क्या लिखोगे, 0। साइन 0 क्या होता है, 0। तो tan अल्फा भी क्या आ जाएगा, 0। चलो ये इससे कोई मतलब नहीं।
ठीक है, ये आ गया समझ में। अब एग्जांपल सुनिए एग्जांपल्स। मान लीजिए इस बॉक्स पे जो कि जमीन पे रखा है, सही है, इस पे अक्षय हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो हिल नहीं रहा है, ठीक है। फिर पीछे से जो है मदद करने आ जाते हैं शांतनु, ये F2 फोर्स लगा देते हैं 1 न्यूटन का, सही है, जिससे ये बॉक्स हिलने लग जाता है। तो बताइए रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा? F1 प्लस F2 दैट इज 11 न्यूटन का, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटीज क्या है? तो अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज हो, कोई भी दो वेक्टर क्वांटिटीज हो, वेट हो गया, वेलोसिटी हो गई, एक्सेलरेशन कोई है बोल रहा है, वेट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कोई भी एक्सेलरेशन हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए, कहने का मतलब कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है, अगर दोनों चीजें सेम डायरेक्शन में है, उनके बीच का एंगल 0 है, तो सिंपली आप उनको ऐड कर दोगे। आ गया केस 1 समझ में। इसके बाद आएगा केस 2, लिखना है ये केस 1, खड़ा से लिख दो। केस 2 देखो, फिर केस 3 देखो, लगेगा हाँ बेटा। केस 2 देख लो, मान लो कि दो वेक्टर क्वांटिटीज, एक इधर की तरफ फोर्स लगा रहा है, एक मतलब एक इधर की तरफ डायरेक्शन है, एक इधर की तरफ डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 180 cos 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो r का फॉर्मूला बन जाएगा √a² प्लस b², -1 लिखोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा? -2ab, r का फॉर्मूला √a माइनस b का, तो रिजल्टेंट विल बी a माइनस b। तो दो वेक्टर क्वांटिटीज अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। एग्जांपल की जरूरत नहीं बताने की। अगर केस 3 देखोगे, दो वेक्टर क्वांटिटीज जो है एक दूसरे के 90 डिग्री पे लग रही है, थीटा क्या हो गया? 90। तो अगर थीटा 90 डिग्री हो गया, तो cos 90 डिग्री क्या होता है? 0। तो रिजल्टेंट विल बी √a² प्लस b², और ये पूरा क्या हो जाएगा? तो रिजल्टेंट पाइथागोरस से आप कैलकुलेट कर सकते हो। वो बात समझ आ गई? बस सिंपल हो। चलो ठीक है, अब कुछ और बातें बता देते हैं। ये समझ गए ना, वेक्टर्स के बारे में कुछ और बातें समझ लो, फिर क्वेश्चन बताएं। हाँ देखो भैया, इधर ध्यान दो। जैसे मान लीजिए कि एक वेक्टर क्वांटिटी किसी डेफिनेट डायरेक्शन में लगी, देखकर ध्यान दो। जैसे ये है एक्स एक्सिस, ये है, बस इसी का डिफरेंस लेते हुए हम लोग काम करेंगे। मान लीजिए कि एक फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में 8 न्यूटन का, सही है। तो ये फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका y कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? 0, मतलब y डायरेक्शन नहीं लग रहा है, सीधी भाषा में। तो इसके फोर्स को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं Fxi, दैट इज 8i। ये समझ गए क्या हो गया? ये इसमें क्या नहीं है, कुछ बताया ही नहीं। एक फोर्स 8 न्यूटन का x डायरेक्शन में लग रहा है, तो उसको हम 8i लिखेंगे F वेक्टर फॉर्म में। नहीं समझे? अगर एक फोर्स सिर्फ y डायरेक्शन में लग रहा है, मान लो कितना लग रहा है? 6 न्यूटन का लग रहा है। कितना लग रहा है? 6 न्यूटन। साइलेंट पे करो, कौन है? आवाज बड़ी तेज तेज मार रहा है। अभिनय बेटा साइलेंट रखो उसको। Fy 6 न्यूटन का लग रहा है, एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, तो रिजल्टेंट F जो आएगा वो Fy j डायरेक्शन में होगा ना, i j के कल बताया था ना। तो वेक्टर F विल बी इक्वल टू 6j,
तो आगे न्यूटन लगा दो, उसकी यूनिट होती है। बात समझ आ रही है? लेकिन अगर एक फोर्स ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, ऐसे लग रहा है, 10 न्यूटन का लग रहा है मान, समझ है मेरी बात? अब ये फोर्स के दो हिस्से होंगे, ये फोर्स के दो हिस्से होंगे। मतलब एक फोर्स अगर 10 न्यूटन का ऐसे लग रहा है, तो ये फोर्स मान लो एक्स एक्सिस के साथ कुछ थीटा एंगल बना के लग रहा है, वो थीटा कुछ भी हो सकता है। आप समझ आ रही है? तो इस 10 न्यूटन के फोर्स के दो कंपोनेंट्स होंगे, वेक्टर क्वांटिटीज के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे 2D में, और 3D में कितने कंपोनेंट हो जाएंगे? आई जे के। 1D में एक एक कंपोनेंट है रिजल्टेंट का, 2D में दो कंपोनेंट होंगे। यही चीज क्या हो जाए? दीवार पे छिपकली रेंग रही है 3D 2D, छिपकली एक कोने से कमरे के दूसरे डायगोनली अपोजिट कोने में उड़ती हुई चली गई 3D। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब है 1D 2D ऐसी बातें हो रही हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो ये 10 न्यूटन के दो कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट होएगा Fx कंपोनेंट, दूसरा कंपोनेंट क्या होएगा? Fy कंपोनेंट। इस रिजल्टेंट, इसको रिजल्टेंट F बोला जाएगा। सही है? अब ये निकालेंगे कैसे कंपोनेंट? सिंपल सी चीज है, Fx कंपोनेंट निकालने के लिए F cos थीटा कर देना, Fx विल बी इक्वल टू F का cos थीटा, और Fy निकालने के लिए F का क्या कर देना? sin थीटा। पर थीटा x के साथ चिपका होना चाहिए, या इतना दिमाग ना लगाना हो तो इस ट्रायंगल में हो, अगर ये Fy है तो ये भी क्या होगा? Fy। सुन रहे हो क्या कह रहे हैं? अगर ये Fy है तो अरे ये भी छोड़िए बात की, इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में ऐसे बना दो। अब आप लोग दिमाग लगाओ, cos थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये तो आएगा। तो Fx किसके बराबर आ गया? F cos थीटा, तो वैसे समझ गए तुम लोग। और अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा? अब इस ट्रायंगल में देखोगे तो क्या sin थीटा, sin थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज होगा, Fy बाई F। तो Fy की वैल्यू क्या निकल के आएगी यहाँ से? F sin थीटा। तो हमेशा याद रखना कि अगर ये F, ये कोई वेक्टर है, मान लो F यहाँ पे, तो ये थीटा एंगल है, तो इसके दो हिस्से होंगे, एक F cos थीटा हॉरिजॉन्टल हिस्सा, ये F sin थीटा वर्टिकल हिस्सा। तो बात समझ आई? और अगर ये 3D में हो जाएगा तो एक और कंपोनेंट भी आ जाएगा। पहले पढ़ा, अब इसको लिखोगे कैसे? ये तो समझ गए होगे। इस रिजल्टेंट F को कैसे लिखोगे? ये रिजल्टेंट F को लिखोगे Fxi प्लस Fyj। बात समझ आई? अब वो कितना निकल के आता है वो बात, मान लो ये निकल के आता है 8 न्यूटन, मान लो ये निकल के कितना आता है 6 न्यूटन। ये 8 और 6 कैसे निकल के आएगा? ये डिपेंड करता है थीटा पे। भाई मैंने यहाँ पे 10 लिखा, क्या दिया यहाँ पे? अब वो तो थीटा पे डिपेंड करेगा ना कि 10 इंटू क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे 8 आ जाए, तो थीटा पे डिपेंड करेगा। लेकिन फिलहाल हमने मान लिया चलो ये 8 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देखो बेटा F को लिखेंगे 8i प्लस 6j। अब आप दिमाग लगाओ कि 8 और 6 क्या एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं? पाइथागोरस लगाओ, 8 का स्क्वायर 64, 64, 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64, 100 का अंडर रूट कितना आ गया? तो इसका और इसका रिजल्टेंट ये पाइथागोरस से निकाला, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था। और इसको उल्टा सोचोगे तो 10 को हमने दो कंपोनेंट्स में तोड़ दिया, 8 और 6। पीछे वाले टॉपिक में हम लोग ने कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट पढ़ा था, अब हम लोग ने पढ़ा है रिजल्टेंट का कंपोनेंट। क्लियरली समझ आया?
आओ देखो उधर, ये पूरा समझ आ गया। अभी इसी को थोड़ा सा और तमीज से समझिएगा। देखो बोलिए, अब बेटा ध्यान दो, ध्यान दो। मान लो एक ट्रायंगल बना, ध्यान दीजिएगा ना, ये ट्रायंगल, ठीक है। ये एंगल या तो 30, याद रखना ये हमेशा काम आएगा आपको, या तो ये एंगल हम 37 रखेंगे, या तो ये एंगल हम क्या रखेंगे 53 रखेंगे। मतलब बाकी तो हमें पता ही है ना, साइन 30 तो हम जानते ही है ना। ये ऐसा एंगल है जो काफी जगह पे काम आ जाता है, इसलिए अब 37 यहाँ रखो तो यहाँ 53 हो जाएगा। तो दो अलग अलग में लिखो चाहे एक ही में समझ लो, वो आपकी मर्जी है। इधर देखिएगा बेटा, साइन 37 डिग्री की वैल्यू होती है 3/5, बस इतना याद रखो, बाकी सब आ जाएगा। साइन 37 की वैल्यू क्या हो गई? अब बताओ साइन थीटा होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन, मतलब ये बात क्या हो गई, 4 होगा। बात समझ आ गई? इसका मतलब cos 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 4/5। tan 37 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 3/4। ये हर जगह काम आता है। अब खुद ही सोचो, अगर ये 37 है तो ये कितना होगा 53 होगा। तो हम अलग से ट्रायंगल क्यों बनाएंगे आने दो। तो अगर ये 37 है, ये 53 है, अब बताओ बेटा सब लोग साइन 53 की क्या वैल्यू है इसके हिसाब से 4/5। cos 53 की क्या वैल्यू होगी 3/5। tan 53 की वैल्यू क्या होगी 4/3। अब समझ गए होंगे, जो साइन 37 है वही cos 53 है, जो cos 37 है वही साइन, ये तो जानते हो बचपन से पढ़ा है कॉम्प्लीमेंट्री। एंड आगे समझ में, ये बहुत जगह काम देता है, ठीक है। ये कहाँ काम देगा जैसे समझिएगा, लिखना है, लिख लो। अच्छा इस क्या नाम था, चलो बताओ। देखो जैसे मान लो कि अक्षर जो है 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उड़ रहे हैं, इनकी वेलोसिटी, और ये जमीन से 37 डिग्री का एंगल बना के उड़ रहे हैं। तो अक्षय की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट विल बी v cos थीटा और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट विल बी v sin थीटा। सही है। चलो बताओ यार, 10 cos 37 की वैल्यू 4/5, ये कितना आएगा 8, और 10 sin 37 की वैल्यू कितना आ गया, तो ये 6 है, ये 8 है, इसका रिजल्टेंट क्या है समझ गए? हाँ जैसी मर्जी है, कोई इजी। अब न्यूमेरिकल करते हैं, जितना अभी तक करा दिया है उसमें वो समझ आ गया ना, पूरा टॉपिक क्लियर हो गया नहीं वाला? तो है सिंपल ही है, कुछ है नहीं, तरीके से पढ़ोगे तो सब आएगा इसमें। तुम्हें पतंजलि की दुकान है पूरा बड़ा सा ऐसे बताया आज, वहाँ वो आते हैं, रामदेव बाबा आते हैं, खुद नहीं आते ना? मामा के लिए नुकसान हो गया, क्यों नुकसान हो गया? नहीं चला, मतलब दूसरे को छोड़ दिया रामदेव बाबा। अरे पूरा बोला आओ लिख लिया, चलो लिखो। अब जैसे बेटा न्यूमेरिकल्स लिखिएगा, the
द मैग्नीट्यूड ऑफ टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स P एंड Q आर 5 एंड 7। दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड है 5 और एक का मैग्नीट्यूड क्या है 7। आप चाहे वेक्टर P ऐसे लिखो चाहे सिंपली P लिखो, और वेक्टर मत लगाना, दोनों ही चीजें क्या रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है मतलब इनके बीच का एंगल थीटा 90 डिग्री है। ड्रॉ लेबल्ड वेक्टर डायग्राम शोइंग द मैग्नीट्यूड्स P प्लस Q और P माइनस Q। इनको वेक्टर डायग्राम में समझाना है। ये वेक्टर एडिशन है और वेक्टर एडिशन का मतलब एक का हेड दूसरे के टेल से मिल रहा होगा, तो इनके बीच का एंगल कितना हो गया देखो, समझ गए। अब जो रिजल्टेंट आएगा वो ये होगा जो कि होगा P प्लस Q, और इस रिजल्टेंट को हम क्या बोलेंगे, R। सही है। और ये रिजल्टेंट निकालेंगे कैसे, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है, तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर अंडर रूट 84 नहीं 74 50 25 70 रूट 74 ये आ गया। अब इधर आ जाओ, P माइनस Q कैसे रिप्रेजेंट करोगे, एक का हेड और दूसरे का भी हेड, तो ये P हो गया, तो ये क्या हो जाएगा Q माइनस Q, तो रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा P माइनस Q रिजल्टेंट। लेकिन क्योंकि दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है, तो रिजल्टेंट तो अभी भी कैसे निकलेगा, 5 का गुणज से निकलेगा, रूट 74 ही है। बस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन डायग्राम में बदल जाएगा, मैग्नीट्यूड में उसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगला क्वेश्चन करेंगे, जल्दी जल्दी लपेटो। हाँ ये आगे समझ में लिखिए आप। चलिए इसी के बाद देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 है, ध्यान रखिएगा। जैसे अक्षय एक कार से नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ये नॉर्थ होता है ना, तो अक्षय 20 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से कहाँ की तरफ जा रहे हैं, नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं। आफ्टर सम टाइम्स इट स्टार्ट्स टू गो टू, अक्षय स्टार्ट्स टू गो टुवर्ड्स साउथ विद वेलोसिटी 20। कुछ समय बाद वो कहाँ जाने लग गए, साउथ की तरफ जाने लग गए विद वेलोसिटी 20। तो अब ये 20 नहीं होगा, -20 होगा। तो डिटरमाइन चेंज इन वेलोसिटी, क्या निकालना है, चेंज मतलब रिजल्टेंट। आपको ऐड करने को बोले, सबट्रैक्ट करने को बोले, कुछ भी बोले, आप सिर्फ और सिर्फ थीटा देखो। कह दे कि इनको जोड़ दो, तो आप जोड़ थोड़ी दोगे इनको, आप क्या देखोगे, थीटा। पिछली बार P प्लस Q हमने P और Q को जोड़ थोड़ी ना दिया था, एंगल पे डिपेंड किया था ना। इसका मतलब अभी यहाँ पे एंगल क्या है दोनों के बीच में, 180 मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है। तो चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v2 माइनस v1 निकालने के लिए, चेंज इन वेलोसिटी v1 माइनस v2, ठीक है। v1 की जगह आप लोगों ने क्या लिखा 20, v2 की जगह क्या लिखा -20, तो आंसर कितना आ गया 40 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी। भाई खुद ही सोचो ना, ये 20 से उधर जा रहे हैं और 20 से अगर इधर जा रहे हैं तो 40 पीछे करनी पड़ेगी ना इनको रफ्तार, 40 आ गया। लिखना है कि समझ गए, हाँ चेंज मतलब माइनस, अरे वो भी तुम छोड़ो, वो भी छोड़ो, आप अपोजिट डायरेक्शन को तो माइनस ही करते हो ना, इसमें वो फॉर्मूला नहीं है भैया, r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab a माइनस b का होल स्क्वायर अंडर रूट करते तो माइनस ही तो आएगा, फाइनली माइनस ही तो करना है देखो। अरे अभी आपने पीछे किया ना b प्लस का एक तरफ का माइनस, हां वो वेक्टर एडिशन, ये कौन सा वही
क्योंकि करा माइनस है ना, डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से ऐड थोड़ी करेंगे। समझ गए? आगे देखो, ये क्वेश्चन देखो बेटा, थर्ड, ध्यान देना। द वेलोसिटी ऑफ अक्षय मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ इज 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अक्षय सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहे हैं, कितनी वेलोसिटी से? 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। इज टूवर्ड्स नॉर्थ एट एनी इंस्टेंट। किसी भी समय में अक्षय नॉर्थ जा रहे हैं। नॉर्थ कहाँ की तरफ होता है? तो अक्षय नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं विद वेलोसिटी ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये नॉर्थ की तरफ जा रहे हैं, जाने दो। आफ्टर ट्रेवर्सिंग 1/4 ऑफ द पाथ, 1/4 मतलब कहाँ पहुंच गए? 1/4 मतलब यहां से वो कहाँ पहुंच गए? यहां पहुंच गए अक्षय। अब उनकी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में होगी? ईस्ट डायरेक्शन में होगी, लेकिन सेम वेलोसिटी कह रहा है क्वेश्चन में। तो अक्षय चक्कर लगा रहे हैं गोल गोल, नॉर्थ जा रहे हैं तो भी 5 से, ईस्ट पहुंचे तो भी 5 से। इंडिकेट द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अक्षय। हमें निकालना क्या है? चेंज इन वेलोसिटी। फिर से देखो बेटा, सरल। पहले अक्षय कहाँ जा रहे थे? नॉर्थ जा रहे थे 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और नॉर्थ जाने के बाद वो कहाँ जाने लग गए? ईस्ट जाने लग गए 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड से। तो अक्षय की वेलोसिटी जो है, ये बीच का एंगल कितना हो गया? मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी जो निकलेगी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी जो निकलेगी, वो पाइथागोरस से निकलेगी। तो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ अक्षय विल बी अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस, चेंज मतलब माइनस नहीं कर देना है, एंगल डिपेंडेंट होगा ना। ये आ गया 5√2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये तो क्वेश्चन में दिया था, इसे कहते हैं वेक्टर डायग्राम। लेकिन वेक्टर डायग्राम ऐसे नहीं बनता है, टेक्निकली वो ऐसे बनता है। ये v1, ये v2, तो ये है रिजल्टेंट ऑफ अक्षय डेल्टा v, ये है एंगल थीटा जो रिजल्टेंट बना रहा है। ये अच्छा सोचो यहाँ पाइथागोरस कैसे लगाएंगे? ये v1 तो ये भी v1, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का अंडर रूट डेल्टा v। समझ गए? अब अगर ये थीटा निकालने को बोल दे आपसे, देखो tan थीटा, ध्यान देना बेटा, अगर ये v1 है तो ये भी तो v1 हुआ। tan थीटा विल बी v1 अपॉन v2, 5/5 कितना आ गया? tan थीटा 1 कब होता है? मतलब रिजल्टेंट बीच में, एग्जैक्टली बीच में 45।